हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज नए वीडियो लेक्चर में। आज हम जनसंख्या 2027 के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेंसस 2020। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। सुदर्शन पटनायक, जिन्हें जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? रेत कला, चित्रकला, मूर्तिकला या काष्ठ कला? आपका सही उत्तर है रेत कला। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। भारत की जनसंख्या 2027 देश की कुल कौन सी जनगणना है? आप बताइए उत्तर। यह है, इसका सही उत्तर है 16वीं। 16वीं जनगणना जो है, ये पहली जनगणना जो हुई थी 1881 में हुई थी, और उसके बाद लगातार हर 10 साल पे होना था, और उसके हिसाब से ये 16वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत के बाद ये 8वीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसके बाद कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि इसका आदर्श वाक्य जो है, जन भागीदारी से जन कल्याण है। ठीक है। इससे पहले जो पिछली जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, इस बार 2021 में होनी थी। 2011 के बाद अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से यह नहीं हो पाई। पहली बार ऐसा है कि यह पूर्ण डिजिटल है, मोबाइल ऐप के द्वारा होगा। और इस जनगणना के 2 चरण हैं। पहला हाउस लिस्टिंग और दूसरा मानव गणना। पहला हाउस लिस्टिंग है, देख रहे हैं। दूसरा जनसंख्या गणना या मानव गणना, जो यह होगी ये फरवरी मार्च के आसपास होगी। दूसरी वाली, अभी तो पहली वाली हो चुकी है। जनगणना ये अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 344 के अंतर्गत जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की गई है। और इसके शुभंकर हैं, इस बार जो इसका शुभंकर है जो है प्रगति और विकास है। प्रगति और विकास है। हाँ, इसका आदर्श जन भागीदारी से जन कल्याण, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है काफ़ी। चलिए आगे चलते हैं। कुछ बातें, मुख्य विशेषताएं देख लीजिए। पूरी तरह से यह डिजिटल है। यह पूरी तरह से डिजिटल है। स्वगणना भी हो सकती है, आप अपने आप कर सकते हैं। जियो टैगिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग हुई है इसमें इस बार। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आज़ादी के बाद जनगणना 2027 कौन सी जनगणना है? 8वीं, 16वीं, 17वीं या 11वीं? बताइए आप लोग। ये है 16वीं। नहीं, ये आपका 8वीं है। आज़ादी के बाद की है ना, आज़ादी के बाद जो है 8वीं जनगणना है, और शुरू से देखते हैं तो 16वीं जनगणना हो रही है, लॉर्ड रिपन के टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें लिखा भी हुआ है। चलिए, जनगणना 2027 का मुख्य नारा क्या है? बताइए आप लोग। जनगणना 2027 का नारा क्या है, मेन मोटो क्या है? ये है जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण। जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना के लिए आधिकारिक शुभंकर कौन है? ऑफिशियल शुभंकर किसको डिसाइड किया गया है?
ये शेर और चीता, प्रगति और विकास, डिजिटल साथी या भारत माता। ये हैं प्रगति और विकास। ये जो बैग टांगे महिला है इनका नाम प्रगति है और यह है विकास। चल अगला प्रश्न, जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट कितना स्वीकृत किया गया है? 9,000 करोड़, 11,718.24 करोड़, 12,000 करोड़, 17,000 करोड़। इसका सही उत्तर है 11,718.24 करोड़ रुपये। ये इस बार इसका बजट है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 को संविधान की किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्तियाँ, किस सूची में रखा गया है? बताइए आप लोग। चलिए बताते हैं। यह आपका संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट, जनगणना 2027 को संविधान की किस सूची में रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 69 में जनगणना को शामिल किया गया है। इसलिए जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही है। भारत में जनगणना का कार्य भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराया जाता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य होता है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना आयोजित की गई है। भारत में पहली जनगणना नियमित 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम में। जनगणना 2027 भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। संघ सूची में लिखे प्रविष्टियाँ 97 हैं और करंट में पहले थी मतलब 97, अभी 100 हैं। पहले 66, 61, 47, 52। अभी क्या क्या उदाहरण मतलब ये हैं जो संघ सूची के विषय हैं? रक्षा है, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बैंकिंग, नागरिकता, आयकर, सीमा शुल्क आदि। राज्य सूची के विषय हैं पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकार, व्यापार, बाजार इत्यादि। समवर्ती सूची का मतलब है जिसमें संघ राज्य और राज्य सूची दोनों, संघ और राज्य दोनों मिला के इसके लिए कानून बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 का उपयोग किस संवैधानिक कार्य हेतु किया जाएगा? बताइए आप। प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए किया जाएगा, सरकारी योजना पहुंचाना, लोकसभा सीटों का परिसीमन, मुख्यमंत्री का चुनाव। बताइए क्या होगा सही? सही होगा लोकसभा का परिसीमन, ये सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखा है, जनगणना के आधार पर भारत में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली जनगणना कब हुई? 1881, 1919, 1858 और 1912। ये तो सबको ज्ञात है कि 1881 है सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न, पहली जनगणना कब हुई थी? ये भी आप लोग को पता है, 1800
इक्यासी में 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। उसी समय के बाद हर 10 वर्ष में इसकी जनगणना होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत की 8वीं और शुरू से लेकर 1881 से अब तक की 27वीं है। एक बार इसमें विभाजक वर्ष भी आया था, उसके बारे में आगे हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट। अगर याद करना है तो इसकी ट्रिक है, दी हुई है। चलिए, भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुई थी? 1881 से। 1881 से। ठीक, अगला प्रश्न। ये दो प्रश्न कैसे हैं? ओ चलिए, ये व्याख्या है, इसकी व्याख्या की गई है, बता देते हैं। भारत में जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में विभिन्न शासकों द्वारा जनसंख्या की गणना कराई जाती थी। आधुनिक काल में 1872 में नियमित जो हुई थी 1881 में हुई थी, और गैर नियमित जो है लॉर्ड मायो के समय 1872 में हुई थी। लेकिन यह जनगणना नियमित रूप से नहीं होती थी 1872 वाली। फिर 1881 में के बाद लॉर्ड रिपन के समय में से यह हर 10 वर्ष बाद होती है नियमित रूप से। चलिए अगला देखिए, मैंने एक विभाजक वर्ष बताया था ना। निम्नलिखित में से किस जनगणना को वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? 1921, 1921, 1901, 1921, 1931 और 1941। चलिए बताइए, लो बताइए। ये उत्तर है आपका 1921। 1921 ये विभाजक वर्ष था जब जनगणना नहीं हो पाई थी, गैपिंग हो गई थी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1921 की जो जनगणना को भारत की जनसंख्या की इतिहास ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, यानी कि महान विभाजक वर्ष इसको कहते हैं। यह वह मोड़ था जब भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। मतलब बढ़ने के बजाय थोड़ा घट गया था, उसमें घट गया था। 1911 तक जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षा स्थिर थी, लेकिन 1921 के बाद इसमें तेजी से गिरावट आई थी। देखना, 1911 में बढ़ रही थी, उस तब तक बढ़ रही थी। जो अगला फिर हुआ 1921 में, उसमें गिरावट आ गई। इसलिए इसको ग्रेट डिवाइड या ग्रेट महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनसंख्या 1830 में आयोजित की गई थी? किसके द्वारा? जेम्स रेनल, हेनरी वॉल्टर, जॉन ग्रांट, एराटोस्थनीज। इसमें किसने के द्वारा? सही उत्तर है 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा यह जनगणना हुई थी। यह जनगणना हुई थी 1830 में, पहली पूर्ण जनगणना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई? 1851, 1851, 1951, 1948, 1949, 1952। तो इसका सही उत्तर है 1951। स्वतंत्र भारत के बाद में पहली जो जनगणना हुई 1951 में हुई।
चलिए आगे 14वां प्रश्न लेते हैं। जनगणना के लिए कौन सा अनुच्छेद है? ये मैंने पीछे भी बताया था आप लोग को। इसका है 19 अनुच्छेद 246 आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 246 के अंतर्गत जनसंख्या को पढ़ा जाता है, संविधान की उसमें रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, जनगणना की कौन सा आर्टिकल है। चलिए देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 केंद्र, राज्य और संवर्धित सूची के विषय पर विधायी शक्तियों का विभाजन करता है। और ये किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। ये केंद्र सरकार इसके लिए वो करती है, बताया था अभी। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत यह कार्य देखा जाता है। देखिए अगर ट्रिक याद करनी है तो दिया है 246 देता अधिकार, यूनियन लिस्ट में सेंसस तैयार। देखिए कितना सही, 246 देता अधिकार, यूनियन लिस्ट में सेंसस तैयार। जिसको याद करना है उसे ट्रिक से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब शुरू हुई? 1871 में, 1881 में, 1901 या फिर 1911? उत्तर सही उत्तर है 1881 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। इस बार भी जाति आधारित जनगणना है। चलिए देखते हैं, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भारत में 1871 से नियमित जनगणना की शुरुआत 81 होना चाहिए था, हाँ, क्योंकि 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जो है गैर नियमित थी। 1881 सही है। देखिए 1881, 1891, 1901 में जाति के आधार पर जनगणना एकत्रित की गई थी। 1901 के बाद जाति आधारित विवरण देना बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार भी जो हुई है ये जाति आधारित ही है। चलिए अगला, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, गलत दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है 1881 पहली बार जाति की गिनती। चलिए 2011 की जनगणना, ये 15 प्रश्न थे, ये हमने करा दिए हैं। और इस थोड़ा सा 2011 के बारे में, जनगणना के बारे में देख लेते हैं। चलिए 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, जो 1 मार्च 2011 को आयोजित की गई थी। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन किया गया था। संदर्भ तिथि थी 1 मार्च 2011 रात को 12 बजे। ये कौन सी जनगणना थी? 15वीं थी। और स्वतंत्रता के बाद कौन सी रही थी? 7वीं। इस बार 8वीं है ना, तो ये 7वीं थी। पूर्ववर्ती से जनगणना इसके पहले जो हुई थी 2011 1 में हुई थी। उसके बाद अगली जो जनगणना होनी थी 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये बढ़ के 2027 में आ गई। कुल जनसंख्या उस समय कितनी थी? 1 करोड़ 21
1,21,19,03,422 नहीं, चलिए ये थी। पुरुष कितनी थी? लिंगानुपात 943 था। साक्षरता दर 74.04। महिला साक्षरता दर जो थी 65.46 थी। शहरी साक्षरता दर थी 85.02। कुल जो जातियां थी, अनुसूचित जातियां 16.60 करोड़, लगभग 13.66%। जनसंख्या वृद्धि क्या हुई थी? देखिए, जनसंख्या वृद्धि हुई थी 17.64%। उस समय महिला की संख्या इतनी थी 58,64,69,174, और पुरुष की संख्या थी 62,37,24,248। ये थी। उस समय लिंगानुपात 943 था। बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1000 पुरुष पे 919 महिलाएं थी। पुरुष साक्षरता दर इसमें थी 82.14%, और ग्रामीण साक्षरता दर जो थी 68.91% थी। कुल अनुसूचित जनजातियां जो थी 8.6% थी, यानी लगभग 10.45 करोड़, 10.45 करोड़ इतनी थी। चलिए आगे देखते हैं। शहरी जनसंख्या 37.70% थी। 37.70%। जनसंख्या घनत्व उस समय क्या था? देखिए, जनसंख्या घनत्व से पूछे जाते हैं प्रश्न, आप इसको ध्यान से देखिए। जनसंख्या घनत्व जो था ये आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ये चीज़ आप इसको याद रखिएगा। इस बार की जो जनगणना है उसकी कुछ विशेषताएं देख लीजिए इसके बारे में। पूरी तरह से डिजिटल है, हैंड होल्ड डिवाइस, मतलब आप अपने हाथ में जो डिवाइस होती है उसके जरिए, यानी मोबाइल फ़ोन, ठीक, इसके ज़रिए। कवरेज संपूर्ण भारत का, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी दोनों। जनगणना के प्रकार इस बार आवासीय गणना और जनसंख्या गणना, दो जनगणना इस बार दो तरह के हैं। पहले आवासीय गणना होगी, मतलब मकानों की गणना होगी, उसके बाद में जनसंख्या की गणना होगी। अब जो मकानों वाली गणना हुई ये अभी मई में हुई थी, मई जून के महीने में, और उसके बाद अब जो होगी अगली मानव गणना ये आपका फरवरी मार्च में प्रस्तावित है। बाकी सरकार के ऊपर कब कराती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो चलिए जनसंख्या, इसके बारे में थोड़ा सा और ये चीज़ें बता देते हैं 2011 के बारे में, क्योंकि अब भाई ये 2027 आ रहा है, 27 का तो पूछा ही जाएगा, 2011 का भी कुछ पूछा जाएगा। बिल्कुल। कुल जनसंख्या थी 1,21,91,422 इतनी थी, यानी 121.02 करोड़। 10 की वृद्धि क्या थी? 2001 से 11 के बीच में जो वृद्धि हुई 17.64% हुई थी। वार्षिक वृद्धि दर क्या चल रही थी कि प्रतिवर्ष, यानी 2001 से 2 के बीच में, फिर 2 से 3 के बीच में ये 1.64%। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग ये 17.5% हमारे यहाँ की जनसंख्या 2011 में थी। उस समय पुरुष कितने थे? 62,37,24,248, और महिला जो थी 58
64 लाख 58,64,69,174, यानी लगभग 48.5। ये मान लीजिए नहीं याद करिएगा, लेकिन ये प्रतिशत जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रतिशत जरूर। लिंगानुपात जो था 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं थीं। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919, यानी 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं बच्ची हुई। ठीक है, चलिए। कुल प्रजनन दर जो रही 2.4। शिशु मृत्यु दर रही 50 प्रति 1000 में। 1000 यानी बच्चे जन्म अगर ले रहे हैं तो उसमें 50 ख़त्म हो जाते हैं। 0 से 6 वर्ष का जो बाल जनसंख्या गणना की गई थी 15.59 करोड़, लगभग 12.86%। कार्यशील आयु वर्ग जो 15 से 59 लोग काम करते हैं, इसमें सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट जो भी है, सबको लिया गया है। 74.53 करोड़। फिलहाल ये इतना नहीं पूछा जाएगा, जो बीच की चीज़ें वो मेन पढ़ लेते हैं। लिंगानुपात ये तो पूछा ही जाता है। लिंगानुपात 943, ये युवा वर्ग में। बच्चों में अगर बाल लिंगानुपात की बात करेंगे 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जनसंख्या का प्रतिशत है। थोड़ा इसके बारे में, हर राज्य का इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो था जनसंख्या का स्तर उस समय, उत्तर प्रदेश 2011 में 19.98 करोड़ था। महाराष्ट्र में 11.24 करोड़, बिहार का 10.40 करोड़। इस तरह से घटते आएंगे। सबसे कम था गुजरात का 6.04 करोड़। इसको आप याद रखिएगा। चलिए, कुछ साक्षरता दर जो थी उस समय 2011 में, वो थी 74.04%, जिसमें पुरुषों की जितनी थी 82.14%, महिला 65.46, ग्रामीण साक्षरता दर थी उस समय 68.91 और शहरी साक्षरता दर थी 85.02। उस समय केरल सबसे अधिक 2011 में था। केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा चल रही थी 93.91%, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था बिहार 61.80 करोड़। लेकिन अभी तो बिहार काफ़ी अच्छा पढ़ाई में, खान सर जैसे लोग वहाँ पे आ गए तो बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, बाकी इसमें जो मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। हो गया, लगभग ख़त्म हो गया है। देखिए, हमारे संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, जिससे उनका भी कुछ भला, हाँ कहीं कुछ गलती हो तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या सुधार हो जाना चाहिए इसमें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।